this lecture we will discuss about Barcode of Life project. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ फॉर्म्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ. अर्थ पे जो भी एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, ऑल टोटल ये अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कही जाती है. अब बायोडाइवर्सिटी में अगर हम स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि अर्थ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, उन स्पीशीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारा जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स कोई भी एनिमल, प्लांट किस तरीके का बाहर से दिख रहा है, उस बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं. और यहाँ पे अगर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे देखें तो एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में. उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अर्थ पे 10 to 100 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स की. एंड एक एवरेज ह्यूमन माइंड अप्रॉक्स 1000 स्पीशीज़ को ही रिकॉग्नाइज एंड रिकॉल कर सकता है. तो अगर सिर्फ हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे तो 100% एरर तो होगी ही होगी. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे समझते हैं. अक्सर लाइट से अट्रैक्ट होके बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे आसपास जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ होती हैं जिनका नाम तक हमें नहीं क्लियर होता. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंसेक्ट्स की बायोडाइवर्सिटी में, इंसेक्ट की स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब यहाँ पे एक तो ये हो गया चैलेंज. अब दूसरी अगर बात करें तो अगर इस फॉरेस्ट में हम लोग प्रेजेंट हैं और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्लांट, एनिमल्स के स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पे अगर हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया और वी हैव कलेक्टेड सम बटरफ्लाइज फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, और जो बटरफ्लाइज हमने कलेक्ट की हैं वो ये सारी हैं. तो अगर ये सारी बटरफ्लाइज जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करें तो आप कह सकते हो कि ये सारी स्पीशीज़ तो बिल्कुल सेम है दिखने में, तो हम इन्हें सेम ही स्पीशीज़ में क्लासिफाई कर देंगे. लेकिन अगर हम इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सारे स्पीशीज़ डिफरेंट स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं. ये जो जितनी भी बटरफ्लाई है ये सिमिलर स्पीशीज़ की नहीं है, ये सारे डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी इनको हमें रिड्यूस करना था. तो ये बहुत बड़े चैलेंज थे बायोडाइवर्सिटी में, स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में. और अगर हम बात करें मरीन बायोडाइवर्सिटी की तो ये कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा ह्यूज हो जाती है, क्योंकि ओशन में बहुत ज़्यादा ही बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि अर्थ का जो मेजर पोर्शन है वो ओशन से ही कवर्ड है. और ओशन में एक डार्क जोन भी है, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है. तो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा एरर होंगी. तो ये सारे हमारे चैलेंजेस थे जिस वजह से अब ये बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, उसके पीछे के ये रीजंस हैं, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस साइंटिस्ट को फेस करने पड़ रहे थे. नाउ अब अगर हम बात करें, ये यहाँ पे एक फ़िश मार्केट आप देख रहे हो, और इस फिश मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो फ़िश को परचेज़ कर रहे हैं, कुछ वेंडर्स हैं जो सेल कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम जो भी फ़िश को परचेज़ कर रहे हैं उसको हम लोग करेक्ट उसकी स्पीशीज़ को डिटेक्ट कर सकें. तो जो बहुत बल्क सप्लायर्स हैं वहाँ पे डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है कि एक सेम फिश जो आपको जिस फिश की डील हुई है उसके साथ सिमिलर दिखने वाली फिशेस को मिक्स कर दिया जाता है. तो ये सारे केसेस में भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक टेक्निक ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स फेस हम लोगों को करनी पड़ रही थी.
अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो पाउल हर्बर्ट, डॉक्टर पाउल हर्बर्ट, he is known as father of DNA barcoding. He is a founder and director of the Center for Biodiversity Genomics at University of Guelph in Ontario, Canada. डॉक्टर पाउल हर्बर्ट बायोडाइवर्सिटी की ही फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी जीनोमिक्स, बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेटिक्स की फील्ड में ही अपना काम कर रहे थे। और ये जितने चैलेंजेस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, ये सारे चैलेंजेस ये भी फेस कर रहे थे। तो वन डे ये एक शॉपिंग मॉल में गए, और उस शॉपिंग मॉल में जब डॉक्टर पाउल हर्बर्ट सारी अपनी शॉपिंग करने के बाद बिलिंग काउंटर पे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो बिलिंग काउंटर है, वहाँ विद द हेल्प ऑफ बार कोड स्कैनर हर एक प्रोडक्ट को बिल्कुल करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जा रहा था, करेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जा रही थी विद द हेल्प ऑफ बार कोड स्कैनर। तो ये जो यूनिवर्सल बारकोड सिस्टम है, जिससे पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल्स में, सुपर स्टोर्स में बिल्स जनरेट होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को देख के ये काफ़ी इंस्पायर हुए और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग डीएनए बारकोड डेवलप कर लें, और डीएनए बारकोड के बेसिस पे स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में कोई एरर नहीं होगी। यहाँ से ये कंसेप्ट इनको आया। आफ्टर दैट अब चैलेंज क्या था कि अगर हम लोग बात करें डीएनए, तो डीएनए अगर हम बात करें एंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, एक सेल में जितना भी डीएनए प्रेजेंट होता है, हम उसको सेल का जीनोम कहते हैं। सो जीनोम इज द एंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल। अब अगर सेल्स में डीएनए की हम लोग लोकेशन की बात करें, तो हमें पता ही है एनिमल सेल में डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल में डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। 3 साइड्स हैं वहाँ पे। तो अगर हम लोग जस्ट कंपेयर करें कि डॉक्टर पाउल हर्बर्ट ने कौन सा डीएनए चूज किया होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की बात करें, तो न्यूक्लियर डीएनए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डीएनए है और उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर डीएनए की बात करें तो ये 3.2 बिलियन बेस पेयर लॉन्ग है अगर हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करें। और अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की बात करें, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए प्रेजेंट है, अगर उसकी बात करें तो वो 15,629 बेस पेयर लॉन्ग है। तो अगर दोनों का ही अगर हम लोग कंपैरिजन करें न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बहुत ही शॉर्ट है, फ्यू जीन्स उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसका सीक्वेंसिंग करना एज कंपेयर्ड टू न्यूक्लियर डीएनए हमारे लिए काफ़ी इजी होगा। ये सारे रीज़न की वजह से इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को सेलेक्ट किया डीएनए बारकोड डेवलप करने के लिए, और यहाँ पे जो जीन सेलेक्ट की वो थी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1, इसको COI या कॉक्स जीन भी कहते हैं। तो इस जीन के बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए बारकोड डेवलप किया। अब बात करें प्लांट के केस में, तो प्लांट का क्योंकि एवोल्यूशन एनिमल के एवोल्यूशन से डिफरेंट था, अब वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे ये स्पेसिफाई होता है कि हमें कौन सी जीन सेलेक्ट करनी चाहिए। तो प्लांट के केस में हमने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 जीन नहीं सेलेक्ट की, उसकी जगह पे हमने RBCL और MATK नाम की 2 जीन सेलेक्ट की, जो कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। उसका रीज़न क्या है, क्यों ये जीन सेलेक्ट की गई? सो इसका एक रूल है कि आप किस बेसिस पे डीएनए बारकोडिंग के लिए जीन सेलेक्ट करते हो। रूल क्या है? अ गुड डीएनए बारकोड हैव लो इंट्रा स्पेसिफिक एंड हायर इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। यानी कि अगर कोई भी हमें डीएनए बारकोडिंग के लिए जीन सेलेक्ट करनी है, तो ऐसी जीन, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो कि लो इंट्रा स्पेसिफिक, यानी अगर आपके एक ही स्पीशीज के एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं तो उनमें वेरिएशन कम हो। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक
ग्रुप की पैंथेरा लियो, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लॉयन। तो अगर हम लोग लॉयंस की बात करें तो जो वो जीन जिसमें लॉयन की पॉपुलेशन में सबसे कम वेरिएशन हो, वो डीएनए बारकोडिंग के लिए बेस्ट है। और दूसरी चीज क्या है, हायर इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, यानी कि अगर डिफरेंट स्पीशीज की बात किया जाए तो उसी जीन में अगर लॉयन का हम लोग देखें कंपैरिजन टाइगर से करें, पैंथेरा टिग्रिस, तो उस केस में अगर स्पीशीज डिफरेंट हो रही है तो उस जीन में हायर इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, यानी हाई आपकी इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन हाई होनी चाहिए। दैट मीन्स हमें डीएनए बारकोड डेवलप करने के लिए वो जीन चाहिए जिसमें एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल में उस जीन में वेरिएशन बहुत ही कम होनी चाहिए। और अगर स्पीशीज हम चेंज करें, डिफरेंट स्पीशीज की बात करें, तो उसी सेम जीन में हाई लेवल ऑफ वेरिएशन होनी चाहिए। तो इससे हम लोग स्पीशीज टू स्पीशीज करेक्ट डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि अगर सेम स्पीशीज में ही हाई वेरिएशन होने लगा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम लोग कैसे स्पीशीज को करेक्ट आइडेंटिफाई करें। तो डिफरेंट स्पीशीज में हायर वेरिएशन होनी चाहिए और सेम स्पीशीज में लो वेरिएशन होनी चाहिए। ऐसी जीन को ही हम डीएनए बारकोडिंग के लिए परफेक्ट मानते हैं। इस वजह से साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 एनिमल के केस में ये दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती थी, इसलिए उसको एनिमल डीएनए बारकोडिंग के लिए सेलेक्ट किया गया। प्लांट डीएनए बारकोडिंग में साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 ये जो रूल है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। वहां पे मैट और आरबीसीएल जीन ने इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया। इस वजह से हमने आरबीसीएल और मैट के जीन वहां पे सेलेक्ट की फॉर द प्लांट डीएनए बारकोड के लिए। अब देखिए डीएनए बारकोडिंग के लिए जो जीन्स हैं उनको फिर से एक बार देख लेते हैं। तो एनिमल्स के लिए जो जीन हमने सेलेक्ट की है दैट इज साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 या कॉक्स 1, एंड इसको MTCO1 भी कहते हैं, MTCOI भी कहते हैं। और प्लांट्स के लिए रिबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जीन RBCL इन शॉर्ट, एंड मेगा कैरियोसाइट एसोसिएटेड टायरोसिन काइनेज मैट के, ये यहाँ पे दो जीन हैं जो प्लांट डीएनए बारकोडिंग के लिए सेलेक्ट की गई। नाउ प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां तो आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए 16S RNA जीन को सेलेक्ट किया गया इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो अभी हमने डिस्कस किया। एंड माइटोकॉन्ड्रियल यूकैरियोट्स यानी कि जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स हैं उनके लिए 18S RNA जीन को हमने डीएनए बारकोडिंग के लिए सेलेक्ट किया। नाउ फंगल डीएनए बारकोड के लिए वी हैव सेलेक्टेड इंटरनल ट्रांसक्राइब्ड स्पेसर ITS रीजन फॉर द डीएनए बारकोडिंग। सो ये सारे तो रीजन्स हो गए, ये सारे जीन्स हो गए जो डीएनए बारकोडिंग के लिए डिफरेंट ग्रुप के स्पीशीज में यूज किए जाते हैं। एनिमल, प्लांट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फन और आपका फंजाई। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं मैथड की। तो यहाँ मैथड आप देखेंगे क्या कौन सी वो प्रोसेस है जिससे पूरा का पूरा डीएनए बारकोडिंग होती है। तो यहाँ पे नंबर 1 क्या है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एक अननोन ऑर्गेनिज्म है, ये एक इंसेक्ट है जिसके बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइसोलेट इट्स डीएनए। अब ये जो डीएनए है, क्योंकि इंसेक्ट क्या है, एनिमल, तो यहाँ पे हम कौन सी जीन को सेलेक्ट करेंगे, वो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक्सटेंशन। इसके बाद बारकोडिंग होगी। बारकोडिंग फ्रेगमेंट मींस वो जीन आपको जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 है उस जीन के बेसिस पे हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंस जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो हम उसे बारकोड डेटाबेस में सबमिट करेंगे। और अगर वो स्पीशीज पहले से वर्ल्ड वाइड किसी ने
ये इंसेक्ट को डिस्कवर किया होगा और इसका बारकोड अगर डेवलप्ड होगा, तो आपका ये जो बारकोड है जो जो इस अननोन ऑर्गेनिज्म का है वो 100% मैच हो जाएगा किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के साथ। तो इस केस में आप जिस भी स्पीशीज के साथ 100% मैच हो रहा है, आपने इस अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि ये जो अननोन इंसेक्ट था इसको आपने एक नेम फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ बारकोड डेटाबेस। और अगर किसी केस में आपको बारकोड नहीं मिलता है तो डैट मीन्स ये न्यू स्पीशीज है और इसको एक साइंटिफिक नेम अलॉट किया जाएगा, इसका भी डीएनए बारकोड डेवलप होगा। तो ये प्रोसेस है डीएनए बारकोडिंग की। नाउ दिस इज द पोर्टेबल डीएनए सीक्वेंसर जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इमेज। तो ये पोर्टेबल मीन्स क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो फील्ड में ही यानी फॉरेस्ट में या किसी एक सैंपल कलेक्शन वाली फील्ड में ही साइंटिस्ट अपने साथ कैरी कर सकें और वहाँ पे डीएनए बारकोडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें। तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक मिनी बारकोड, ये आपका पोर्टेबल डीएनए सीक्वेंसर है और यहाँ पे ये सैंपल इस सीक्वेंसर में मिनियंस का जो ये सीक्वेंसर है यहाँ पे सैंपल लोड करके आप इसको विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लैपटॉप से कनेक्ट करके बारकोडिंग की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। नाउ आगे बात करें तो ये सारा जब सीक्वेंस डेवलप हो जाएगा तब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे बारकोडिंग या डीएनए बारकोड मैचिंग प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे डीएनए बारकोड मैच किया जाएगा और अगर वो मैच होता है तो आप स्पीशीज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लोगे, नहीं मैच होता है तो उस केस में ये आपकी न्यू स्पीशीज मानी जाएगी और इसका प्रॉपर डीएनए बारकोड डेवलप किया जाएगा और फिर से वो उस डेटाबेस में डिपोजिशन होगा। नाउ डीएनए बारकोड, ये जो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे ये कलर कोड्स हैं, दैट इज साइटोसिन ब्लू कलर में है, एडेनिन ग्रीन कलर में है, थाइमीन रेड कलर में है एंड ग्वानिन ब्लैक कलर में है। तो ये जो यहाँ पे दीज आर द वेरियस कलर कोड्स और इसी बेसिस पे ये जो स्ट्रिप्स हैं ये डेवलप होती हैं और यहाँ पे डीएनए बारकोड ये आप देख सकते हो ह्यूमन, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला का। तो डीएनए बारकोड देखिए तीनों ही स्पीशीज का देखने में ही डिफरेंट लग रहा है। ह्यूमन में अगर देखा जाए तो पहले और सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे साइटोसिन प्रेजेंट है। यहाँ पे चिंपैंजी में फर्स्ट पोजीशन पे साइटोसिन है, सेकंड पे थाइमीन है। गोरिल्ला में फर्स्ट पोजीशन पे साइटोसिन है, सेकंड पे एडेनिन है। तो ये बारकोड इस तरीके से डेवलप होता है और ये फिर हमारा डीएनए बारकोड डेटाबेस जो कि बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस बोल्ड है, वहाँ पे इसी तरीके से डीएनए बारकोड्स डिपॉजिट किए जाते हैं। तो ये तो हो गया डीएनए बारकोड। नाउ बारकोडिंग प्रोजेक्ट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बारकोडिंग में कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिस बेसिस पे डीएनए बारकोडिंग प्रोसेस होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज स्पेसिमेन। तो जिस भी साइट पे आप कलेक्ट करते हो, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ 6 नंबर एक मेंशन है, तो ये साइट को हमने मेंशन किया है क्योंकि बारकोडिंग डेटाबेस में हमें ये भी इंफॉर्मेशन देनी होगी कि वो कौन सा जियोग्राफिकल रीजन था, एग्जैक्ट उसके जीपीएस लोकेशन क्या थी जहाँ से हमने वो सैंपल कलेक्ट किया। तो ये क्या है प्रोसेस, स्पेसिमेन कलेक्शन। जिस भी ऑर्गेनिज्म का आपको बारकोड जनरेट करना है, फर्स्टली आपको उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ द सेकेंड वन इज कि अगर हम लोग देखें तो स्पेसिमेन के अब टाइप्स भी होते हैं। एक तो हो गया पहला ये स्पेसिमेन कलेक्शन। तो टाइप्स क्या है, अगर कोई फॉसिल है तो फॉसिल्स का जो सैंपल है तो यहाँ पे स्पेसिमेन कलेक्ट होगा और फॉसिल्स के आइडेंटिफिकेशन में डीएनए बारकोडिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ आजकल हो रहा है क्योंकि म्यूज़ियम में भी बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हमारे पास हैं, ऐसी बोन्स हैं, ऐसे फॉसिल्स हैं
जिनको अभी तक हम लोग करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए एग्जैक्ट वो कौन सी स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग ये चीज़ की जा सकती है। जो म्यूज़ियम में प्रेजेंट हमारे पास पहले से ही स्पेसिमेन है, जो नए स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाएंगे उनकी भी डीएनए बारकोडिंग के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होगा और फिर ये स्पेसिमेंस भी कंसर्न म्यूजियम्स में डिपॉजिट कराए जाएंगे। तो पहली जो कैटेगरी है स्पेसिमेन की वो है फॉसिल। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेसिमेन की हार्बेरिया। हार्बेरिया मींस जैसे आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हो एक प्लांट का कलेक्शन किया गया है। तो प्लांट्स को हम लोग हार्बेरियम में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिविंग प्लांट्स को हम लोग बॉटेनिकल गार्डन में रख सकते हैं एज अ स्पेसिमेन। और आपने देखा होगा बॉटनिकल गार्डन में हर एक प्लांट का साइंटिफिक नेम, उसका क्लासिफिकेशन मेंशन किया जाता है। तो अगर हमारा स्पेसिमेन कोई प्लांट है तो हम उसका हार्बेरियम प्रिपेयर कर सकते हैं, साइड बाय साइड उस प्लांट को किसी बॉटनिकल गार्डन में उसका स्पेसिमेन रख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्पेसिमेन इज एनिमल्स। तो एनिमल्स लिविंग एनिमल्स हैं तो वो ऑलवेज जू में रखे जाएंगे। तो ये रूल है क्योंकि जिस भी ऑर्गेनिज्म को आपने आइडेंटिफाई किया उसका कम से कम इस एक स्पीशीज़ आपके पास कलेक्ट होना चाहिए, कुछ उसके स्पीशीज़ हमारे पास होने चाहिए। तो डिफरेंट जो स्पेसिमेन की कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर आती है बात एक्वाटिक एनिमल्स की, लाइक फिशेस हो गए। तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बहुत सारे एक्वेरियम्स हैं जहाँ पे हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद कंसर्न एक्वेरियम में अपना स्पेसिमेन डिपॉजिट करा सकते हैं। फिर बात आती है कुछ ऐसे टिश्यूज़ जो डेड ऑर्गेनिज्म के हैं, या फिर वो बहुत सारे ऐसे भी हमें फॉसिल मिले जो साइबेरिया में प्रेजेंट थे और वहाँ पे कुछ फॉसिल्स में फ्लैश भी था। तो ऐसे अगर टिश्यूज़ को हमें प्रिजर्व करना है तो हमें उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में रखना पड़ेगा और ये फ्रोज़न टिश्यू कलेक्शन स्पेसिमेन की कैटेगरी में आते हैं। नाउ अगर आपने सीड कलेक्ट किया है एज अ स्पेसिमेन तो हम उसे सीड बैंक्स में डिपॉजिट करा सकते हैं। फिर बात आती है माइक्रोब्स की। तो माइक्रोब्स को एज अ स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए हमें टाइप कल्चर्स डेवलप करने होते हैं, वहाँ पे हम माइक्रोबियल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला फेज जहाँ पे हमने स्पेसिमेन कलेक्शन देखा। नाउ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट और डीएनए बारकोडिंग इज द लेबोरेटरी एनालिसिस। अब जब स्पेसिमेन हमने कलेक्ट कर लिया डिफरेंट जो भी उसकी कैटेगरी थी उस बेसिस पे हमने स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया। नाउ सेकेंड फेज में लेबोरेटरी एनालिसिस होगी जहाँ पे लेबोरेटरी प्रोटोकॉल कैन बी फॉलोड टू ऑब्टेन डीएनए बारकोड सीक्वेंसेस फ्रॉम दीज स्पेसिमेंस। The best equipped molecular biology labs can produce DNA barcode sequence in few hours। तो यहाँ पे जो भी हमारे लेबोरेटरी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग डीएनए बारकोड सीक्वेंस जनरेट करेंगे और आजकल जो हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट्स, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी हेल्प से फ्यू आवर्स में हम डीएनए बारकोड किसी भी स्पीशीज़ का जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, दैट इज लेबोरेटरी एनालिसिस। नाउ द थर्ड कंपोनेंट इज द डेटाबेस डेवलपमेंट। डेटाबेस में सीक्वेंस को डिपॉजिट करना। तो जब आपने डीएनए बारकोड डेवलप कर लिया तो आप उसको किसी न किसी डेटाबेस में सबमिट करोगे, क्योंकि डीएनए बारकोड भी एक तरीके का क्या है, सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो उसे हमें डिपॉजिट करना होता है। तो डीएनए सीक्वेंसेस को कहाँ हम लोग डिपॉजिट कर सकते हैं? तो देखिए डीएनए सीक्वेंसेस में एक कोलैबोरेशन है, दैट इज इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन। और यहाँ पे हमारे 3 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस आते हैं जिसमें से जेनबैंक, एनसीबीआई नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूएसए का डेटाबेस है। इसी तरह डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स टोक्यो का डेटाबेस है। इसी तरह ईएनए यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट का डेटाबेस है। ये तीनों ही हमारे 3 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, यानी वर्ल्ड वाइड
कोई भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, वेदर इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस और आरएनए सीक्वेंस, कहीं पे भी सीक्वेंसिंग होगी तो इट इज़ मैंडेटरी टू डिपॉजिट द सीक्वेंस इन दीज 3 डेटाबेसेस। इनमें से आप किसी एक में भी अगर डिपॉजिट कर देते हो तो वो, क्योंकि ये तीनों ही डेटाबेसेस इंटरनेशनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कोलैबोरेशन के थ्रू, आईएनएसडीसी के थ्रू एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस वजह से किसी एक में भी अगर डेटा डिपॉजिट किया जाएगा तो वो बाकी दोनों में अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। तो पहला क्या है कि जो भी हमने डीएनए बारकोड सीक्वेंस जनरेट किया उसको हम आईएनएसडीसी यानी ये जेनबैंक, डीडीबीजे, ईएनए, इनमें से किसी एक डेटाबेस में सबमिट करेंगे। अब बात आती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बारकोड ऑफ लाइफ कनाडा में स्टार्ट हुआ था, तो कनाडा में एक अपना उनका डेटाबेस है जो डीएनए बारकोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस बोल्ड। दिस डेटाबेस इज क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है। क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है जस्ट लाइक अ गूगल ड्राइव, कि अगर किसी ने भी सीक्वेंस को सबमिट किया डेटाबेस में तो वो अपने आईडी में लॉगिन करके उसको किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पे आपका बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस हमारा सेकेंड डेटाबेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्टली हमने सीक्वेंस को आईएनएसडीसी के डेटाबेसेस में सबमिट किया। आफ्टर दैट सेकेंड प्रोसेस क्या है कि हमें वो सीक्वेंस बारकोड ऑफ लाइफ बोल्ड डेटाबेस में भी सबमिट करना होता है। तो ये हमारा थर्ड कंपोनेंट था डीएनए बारकोडिंग का। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ डीएनए बारकोडिंग इज द डेटा एनालिसिस। जब हमने वो सीक्वेंस बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस में सबमिट कर दिया, देन क्या होगा? डीएनए बारकोड डेटा एनालिसिस वर्किंग ग्रुप हैज क्रिएटेड द बारकोड ऑफ लाइफ डेटा पोर्टल which offer researcher new and more flexible ways to store, manage, analyze and display their barcode data। तो यहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे पोर्टल्स डिज़ाइन किए गए हैं कि बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप अपना डीएनए बारकोड सीक्वेंस स्टोर कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक वेरिफिकेशन सिस्टम भी होता है कि जो भी हमने डीएनए बारकोड डिपॉजिट किया है उसकी एक बार एनालिसिस होती है कि कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर वो सब कुछ ओके है तो वो पब्लिक के लिए फिर अवेलेबल कर दिया जाता है, फिर कोई भी उस डीएनए बारकोड डेटा को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे डीएनए बारकोडिंग प्रोसेस के। नाउ दिस इज द पोर्टल ऑफ बोल्ड, दैट इज बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस का पोर्टल है बोल्ड सिस्टम, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। इससे इस डेटाबेस का यूज़ करके किस तरीके से स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे। नाउ यहाँ पे एक केस स्टडी है क्यों ये डीएनए बारकोडिंग प्रोसेस इतनी फेमस हुई। तो कोस्टा रिका में बटरफ्लाई की 10 डिफरेंट स्पीशीज़ थी, लेकिन वो स्पीशीज़ जब लार्वा फॉर्म में होती थी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये लार्वा फॉर्म में तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन दिख रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लार्वा हैं। लेकिन ये जब एडल्ट बटरफ्लाई बनते हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर, यानी कि ये बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। हर एक बटरफ्लाई, ये सारे के सारे जो लार्वा डेवलप हुए वो सेम बटरफ्लाई सब ने प्रोड्यूस की, बिल्कुल देखने में सेम। तो ये अभी तक जब डीएनए बारकोडिंग प्रोसेस नहीं अप्लाई की गई थी तो हमने इनको एक ही स्पीशीज़ में काउंट कर रखा था। लेकिन जब हमने इसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज 1 जीन के बेसिस पे इन बटरफ्लाई स्पीशीज़ की एनालिसिस की तो हमें ये क्लियर हुआ और हमें इन बटरफ्लाइज को 10 सेपरेट स्पीशीज़ में क्लासिफाई करना हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा एक केस स्टडी है जो डीएनए बारकोडिंग के थ्रू सॉल्व किया गया। कोस्टा रिका में ये प्रॉब्लम थी और ये काफ़ी फेमस है, इस वजह से डीएनए बारकोडिंग काफ़ी ज़्यादा फिर पॉपुलर होती चली गई। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए बारकोडिंग इन रियल वर्ल्ड, क्या एप्लीकेशंस है उनको भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि
अगर हमें फील्ड में चेक करना है स्पेसिमेन को करेक्ट कि वो कौन से स्पीशीज़ का बिलोंग करता है, किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, तो उस केस में हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्योंकि अब बायोलॉजिस्ट कुड आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म इन द फील्ड टू क्विकली एक्सेस द बायोडाइवर्सिटी। आप फील्ड पे ही विद द हेल्प ऑफ पोर्टेबल सीक्वेंसर, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल लैब्स, आप स्पीशीज को फील्ड में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट और डीएनए बारकोडिंग। Now, the second one is public health authorities could identify mosquito carrying infection agents such as dengue virus and other disease vector, enabling timely application of targeted control methods। तो जो हमारी public health authorities हैं वो disease carrying जो agents हैं लाइक डेंगू वायरस मॉस्कीटो, एडीज मॉस्कीटो, अगर ये है और विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग हमने उन्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया है कि दीज आर द मॉस्कीटोज जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए जो भी मेजर्स हैं, जो भी एक्शन हमें लेना है वो हम टाइमली ले पाएंगे, तो हम किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स ओनर्स, जो फिश मार्केट में सबसे ज़्यादा डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग, कि हम करेक्ट फिश को विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोड बिल्कुल सही से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमें एडवर्टीजमेंट में जो डील में हमें फिश शो की गई थी, क्या एग्जैक्ट वही फिश हमें सप्लाई में भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इससे जो बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग है फिशेस की, डुप्लीकेसी है, इन सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग टेक्निक। Now, next application is DNA barcoding is expected to identify illegally obtained wildlife species and wildlife derived products। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए बहुत सारे लोग उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी पेंट कर देते हैं। तो ऐसे स्पीशीज़ को विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोडिंग टेक्निक हम लोग करेक्ट स्पीशीज़ आइडेंटिफाई करके जो भी लीगल एक्शन है उस पर लिया जा सकता है। तो ये भी एक डीएनए बारकोडिंग का एप्लीकेशन है। नाउ इस डायग्राम में आप देख सकते हो ओवरऑल प्रोसेस, दैट इज डीएनए बारकोडिंग पाइपलाइन। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड में स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया, जो हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेंस, तो यहाँ पे ये स्पेसिमेन कलेक्ट हुए। आफ्टर डैट टिश्यू सैम्पलिंग हुई। टिश्यू सैम्पलिंग करने के बाद डीएनए बारकोडिंग आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सीक्वेंसिंग स्टार्ट हुई। सीक्वेंसिंग होने के बाद जब सीक्वेंस हमारे पास डीएनए बारकोड का अवेलेबल हो गया, तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि वो डेटा सबमिट हुआ कहाँ पे, पहले बोल्ड में, बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस में, और वहाँ पे उसको एक बार वेरीफाई किया गया कि क्या कोई एरर तो नहीं है, सब कुछ जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो एक बार वेरिफिकेशन जब हो गया कंप्लीट और ये डेटा आपका वैलिडेट हो गया, तो ये फिर इसके बाद जो भी हमारा बारकोड स्टैंडर्ड है, अगर हमारा डीएनए बारकोड सीक्वेंस उन स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो भी स्पेसिमेन है, अगर वो न्यू स्पेसिमेन है तो हम उसको कंसर्न जो भी उसके कलेक्शन सेंटर है वहाँ पे उसको डिपॉजिट करा सकते हैं, उसका वाउचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाउचर एक टाइप की स्लिप होती है, उस बेसिस पे लाइक अगर हमने किसी म्यूज़ियम में कोई स्पेसिमेन रखवाया तो उसका एक वाउचर भी होगा कि हमें उसके थ्रू पता लगेगा कि हमने जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया, अगर वो फॉसिल है तो वर्ल्ड के किस म्यूज़ियम में, कहाँ पे एग्जैक्ट उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरह एनिमल है, प्लांट है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनके कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट होता है, उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी होती है। और फिर यहाँ पे अगर वो न्यू स्पीशीज़ है तो उसको हमें एक साइंटिफिक नेम भी प्रोवाइड करना होता है। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जब फाइनली आपका डेटा अप्रूव हो गया, क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, तो फाइनली उसका फिर डिपॉजिशन हो जाता है कहाँ पे, जेनबैंक में, जो कि एक प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है। जेनबैंक में डिपॉजिट होने के साथ साइड बाय साइड वो फिर से बोल्ड में, बोल्ड जो आपका बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस है, क्योंकि डेटा वैलिडेट हो चुका है,
तो ये अब पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ के थ्रू ये जर्नल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है, रिसर्चर साइंटिस्ट के लिए भी अवेलेबल है, और जो यहाँ पे इनकी अपनी टीम है, एप्लीकेशन यूज़र्स हैं, उनके लिए भी ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो दिस इज़ द ओवरऑल डीएनए बारकोडिंग पाइपलाइन। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग अभी प्रैक्टिकल सेशन में, आगे के जो सेशंस होंगे प्रैक्टिकल्स के, उनमें हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।